बहुत प्यार करते हो ना पल्लवी से? मौसी ने उसके चेहरे को ऊपर करके पूछा। विक्रम उन्हें देखता ही रह गया। हाँ, माँ ऐसी ही तो होती है जो बच्चों की पलकों को देखकर ही उनकी आंखों में बुन रहे ख्वाबों को भी जान ले। फिर विक्रम की आंखों में तो सिर्फ पल्लवी ही पल्लवी थी। कोई भी देखकर बता दे। मौसी। उसके कुछ कहने के पहले ही मौसी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हें जन्म नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुझे जानती नहीं। राजन से ज़्यादा तुझे जानती है तेरी ये मौसी माँ। फिर क्या सुनना चाहती हो आप? विक्रम, जिस दिन तू उसे यहाँ लेकर आया था तभी समझ गई थी। पर बच्चा, ये दुनिया ये समाज किसी ऐसे रिश्ते को नहीं समझता, ना ही समझेगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर कहा। मौसी, मेरी दुनिया मेरा समाज अब जो है सिर्फ वही है। उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म है। मुझे लोगों से ना तो पहले फ़र्क पड़ता था और ना अब पड़ेगा। जब रिश्ता रूहानी हो तो कोई दायरा कोई सरहद उन्हें नहीं रोकती। विक्रम की बातों में गहराई थी क्योंकि वाकई उसका इश्क रूहानी ही था। विक्रम, इतना प्यार कब हुआ उससे? वो उसके हद से पार होते एहसासों को देखकर अचंभित थी। पता नहीं, बस अब जो हैं वही हैं। वो उनके गले लग गया। मौसी भी भावुक हो गई। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, जाने क्या अंजाम होगा इन सब का। तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए, तेरी सलामती के लिए बहुत तड़पती रही हूँ, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उन्हें अनजाना डर सता रहा था। अरे मौसी, आप हैं ना मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेफिक्र रहें। वो उनका माथा चूमकर जाने लगा तो आगे पल्लवी खड़ी थी। उसके पैर ही जम गए। ओह गॉड, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? मौसी ने वापस आवाज़ लगा दी। विक्रम, उसे बताया तूने? वो विक्रम से पूछ बैठी। विक्रम सिर पीटने लगा। वो उनके पास गया। अभी मैं क्या, उन्होंने तो खुद को ही खुद से नहीं कहा होगा। वो पल्लवी की तरफ देखकर बोला। तो पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वापस मुड़ गई। ठीक है मौसी, ज़्यादा मत सोचना, हम चलते हैं। वे बाहर आ गए। वो बाहर आया तो पल्लवी को देखता ही रह गया। वो उसी को लाया हुआ फिरोजी रंग का सूट पहनकर आई थी। बालों को ढीला छोड़कर गूंथ कर चोटी की हुई थी। मेकअप को छुआ भी नहीं था। आंखों में छिपी शर्म और झिझकी उसे खूबसूरत बना रही थी। वो भीनी सी मुस्कुराहट लिए इधर उधर देख रही थी और विक्रम सिर्फ उसी को। आज वो कई दिनों बाद तैयार हुई थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विक्रम ने मन ही मन में उसकी नज़र उतार डाली। भाई चलें? राजन ने कंधे पर हाथ रखकर खोए हुए से विक्रम से पूछा। हाँ चलो। वे सभी चले गए। उन दोनों ने फिल्म देखने का सोचा था। पल्लवी और नगमा ने भी हामी भर दी। पल्लवी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी क्योंकि विक्रम को पता था कि उसे फिल्म देखने का कितना शौक है। उसकी आंखें यूं ही छलछला गई। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास है ना आप? वो उसे देखने लगी। आपकी ख्वाहिशें बिना बोले समझ रहा हूँ, पर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए देर कर दी, यही ना? वो पास से गुजरता हुआ बोला तो वो हक्की बक्की सी उसे देखती ही रह गई। मेरी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द भी जान गए। उफ, कितना ज़्यादा जानते हैं ये मुझे। वो उसके कदमों पर चलती रही। थिएटर में जो भी फिल्म लगी थी वही देखना तय हुए था। क्योंकि मूवी देखनी किसे थी, उन चारों को तो बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना था। राजन ने हॉल में जाते ही नगमा का हाथ पकड़ लिया और आगे चलकर बैठ गया। नगमा बेचारी बुरी तरह झेंप गई। पल्लवी भी दुपट्टे में अपना हाथ छिपा रही थी। उसकी इस अदा पर विक्रम बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, पर उसने शालीनता से उसे पहले बैठने को कहा और खुद राजन के पास बैठ गया। पहले विक्रम, फिर राजन, उसके पास नगमा, फिर पल्लवी बैठी थी। विक्रम और पल्लवी दोनों कोनों पर बैठे थे, जबकि राजन नगमा साथ साथ। नगमा तो सिमटी हुई बैठी थी। फिल्म शुरू हो गई थी। राजन फिल्म देख रहा था और नगमा को भी बीच बीच में बता रहा था। वहीं दो बेचैन दिल और आंखें सामने देखती हुई भी उसमें ध्यान नहीं लगा पा रही थी। पल्लवी की नज़र बार बार विक्रम को देखने को उठती, पर वो उसे देख नहीं पाती क्योंकि राजन बीच में ही था। वहीं विक्रम थोड़ा झुककर बैठ गया क्योंकि उसे मालूम था कि पल्लवी उसे देखने की कोशिश में है। जैसे ही पल्लवी वापस देखने लगी तो विक्रम दिख गया। उफ, विक्रम की हरकतें पल्लवी को बेचैन कर रही थी। वो तो उसे देखने में ही डूब जाती अगर फिल्म में ये गाना ना बजता। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे ही मुझे मांगता है तू। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे ही मुझे मांगता है तू। बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझको जानता है तू। क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझको जानता है तू। ये गाना बिल्कुल उन्हीं के हाल को बयान कर रहा था। पल्लवी को उससे भी ज़्यादा जानने लगा था। उसकी खुशी की हंसी, गम के आंसू, गुस्से के पीछे की परवाह, सब कुछ। इतना तो पल्लवी भी खुद को नहीं जान पाई थी। विक्रम इस बार अपनी जगह से ही उठ गया। हॉल में अंधेरा था। पल्लवी ने दोबारा उसकी तरफ देखा
तो वो नजर ही नहीं आया, तो वह घबरा गई और अपना हाथ पास की कुर्सी पर रखा। छूकर ही उसके स्पर्श को अलग ही महसूस हुआ। विक्रम उसके पास ही आकर बैठ गया था। गाना बज रहा था, जैसे पर्दे पर हीरो हीरोइन एक दूसरे में खोए हुए थे। उसी तरह पर्दे के बाहर पल्लवी और विक्रम तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे ये सब उन्हीं के लिए लिखा हो। वाकई विक्रम उसे जानता था, तभी तो उसकी बेचैनी जानकर उसके करीब ही आकर बैठ गया। वे ऐसे ही एक दूसरे को देखते रह जाते अगर लोगों की तालियां और सीटियां ना बजती तो। अब दोनों हरकत में आए। हॉल में रोशनी हो चुकी थी। राजन विक्रम को ढूंढ रहा था, पर वो उसके पास था ही नहीं। पल्लवी अब सकपका गई। भाई, ये रहा मैं, उसने पल्लवी के पीछे से मुंह दिखाकर कहा। अरे आप उधर कब? अरे वो मेरी सीट पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। विक्रम ने सीट की तरफ इशारा किया। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि विक्रम का झूठ पकड़ा जाने वाला था। पर यह क्या, वहां सच में कोल्ड ड्रिंक थी? पल्लवी ने विक्रम को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। इससे यह पता चल रहा था कि उसने सब जानबूझकर किया। पल्लवी के मन में गुदगुदी होने लगी। मूवी के बाद सबने खाना खाया, पर खाना खाते वक्त भी पल्लवी को अपने चेहरे पर विक्रम की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो नज़र उठा ही नहीं पाई और विक्रम उसे यूं ही देखता रहा। बस लौटते वक्त सबने पैदल जाने का ही सोचा। विक्रम और राजन साथ साथ चल रहे थे और नगमा पल्लवी पीछे। विक्रम ने अपनी गति धीमी की और शूलेस बांधने के लिए रुक गया। राजन और नगमा आगे आगे चले गए, पर पल्लवी जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली। पल्लवी अचानक ही रुक गई। उसके पैर ही नहीं उठे। विक्रम उसके पीछे से होते हुए करीब आया और सर्द आवाज में बोला, हर राह आसान हो जाए अगर आपका अजीज शख्सी हमरा ही हो जाए, आप बनेंगी ना? पल्लवी क्या कहती, उसे तो कुछ सुनाई दिखाई देना ही बंद हो चुका था। बस उसका एहसास महसूस हो पा रहा था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जुबान साथ नहीं दे पाई। उसने पलकें झुका ली तो विक्रम की पकड़ ढीली होकर उसकी हथेली पर कस गई। उनकी उंगलियां जब आपस में उलझी तो उलझ गए थे उनके एहसास, उनकी सांस, वे खुद। क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा था, उसे छुआ था। पर यह साथ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनके पीछे ही 3-4 लड़के आ रहे थे। रात में लड़की को देखकर फब्तियाँ कसते और भद्दे भद्दे इशारे करते हुए उनके करीब से गुजरने लगे। ये देखकर पल्लवी की पकड़ मजबूत हो गई। वहीं नगमा भी राजन के साथ चलने लगी। विक्रम ने पल्लवी को दूसरी तरफ करना चाहा, पर वे तो बाइक से उतरकर पल्लवी के और पास आ गए। विक्रम को अब गुस्सा आने लगा था। अब तो तब हो गई जब एक ने पल्लवी का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। ओए होए हुस्न की मल्लिका, देख यार क्या क़यामत की खूबसूरती है बंदी की। हाँ यार, पर ये रानी इतनी रात को घूम क्यों रही है? वह अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, जिससे पल्लवी बुरी तरह घबरा गई। वहीं विक्रम का खून खोल उठा। पल्लवी के साथ ऐसे होते देख उसे पता था वो अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल पाने में अब भी कामयाब नहीं हुई है। फिर ऐसे में उसे वापस हुस्न की मल्लिका कहना, ऐसे करना और डरा रहा था। नगमा भी उसके पास जाने को कह रही थी, पर राजन ने रोक लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी। पल्लवी छूटने को कसमसाई भी, पर वो नहीं छूट पाई। अब उसकी आंखें भर आई थी। विक्रम को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेधड़क आगे आया और जिसने पल्लवी का हाथ पकड़ रखा था उसका हाथ मरोड़ दिया। दर्द से कराहता हुआ उसने पल्लवी का हाथ छोड़ दिया। वो अपनी कलाई सहलाती हुई विक्रम के पीछे खड़ी हो गई। वे बदमाश अब भी पल्लवी की तरफ आए तो पल्लवी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। विक्रम ने उसे देखा तो वो बहुत घबरा गई थी। बस इसी का फ़ायदा उठाकर विक्रम के मुंह पर एक ने मुक्का जड़ दिया। पल्लवी डर के मारे उसे पुकार भी नहीं पाई। भाई! राजन आगे आ गया। विक्रम ने अब उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बोला, हो कौन तुम लोग? ऐसे किसी भी लड़की को छेड़ोगे? शर्म नाम की चीज़ है भी कि नहीं? ऐसे तू ज़्यादा हीरो मत बन। ये लड़की इतनी रात को घूमी क्यों रही है? ओह, ये मेंटलिटी है तुम छोटी सोच वालों की। लड़की रात को घूम भी नहीं सकती। क्यों एक लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले अपने घर में ही झांक लो। तुम्हारी बहन को कोई ऐसे छेड़े तो? विक्रम उसे मार रहा था। राजन ने उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, ये कहकर कि ये सभी बेवड़े हैं, इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं। पर विक्रम उस एक बंदे को ही मार रहा था जिसने पल्लवी को पकड़ा था। उन्हें छुआ भी कैसे तूने? हाँ, हिम्मत भी कैसे की उन पर नज़र डालने की? पल्लवी तो बस उसे देखती ही रह गई। भले ही मौका सही नहीं था, पर उसे अपनी कही बात ही याद आ गई। कोई ऐसा हो जो मेरे लिए लड़ जाए, सबसे मेरी हिफाजत करे। विक्रम ने उसे अपना हीरो तो बहुत पहले नज़र आ गया था, पर आज उसने ये भी साबित कर दिया था कि वो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। उसने भी कह दिया, छोड़ दीजिए उसे। विक्रम ने उसी पल छोड़ दिया और पल्लवी के पास आ गया। आप ठीक है ना?
हम ठीक हैं, घर चलिए, वो भर्राई आवाज़ में बोली तो सभी आगे बढ़ गए और वे लड़के भी गिरते पड़ते अपने रास्ते लिए वापस आते आते वो लेट हो गए थे तो विक्रम ने एक्स्ट्रा की से ही दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। राजन नगमा को कमरे में छोड़कर विक्रम के साथ जाने लगा पर उसने जाने क्या सोचा और पल्लवी से उसके कमरे तक छोड़ने को कह दिया। विक्रम उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। पल्लवी ने विक्रम को बेड पर बैठा दिया। अब उसे नज़र उठाकर देखा तो दिल ही पिघल गया। विक्रम का ध्यान कभी नहीं भटकता पर आज वो पल्लवी को देख रहा था। जिस वजह से उस गंडे ने उस पर हमला किया उसी वजह से उसके होंठ के नीचे हल्का कट लग गया था। चोट तो छोटी सी थी पर पल्लवी की फिक्र बहुत ज़्यादा थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसके सामने बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी विक्रम को देखने की। वो नज़रें झुकाए हुए ही उसे दवा लगा रही थी। उसके स्पर्श और दर्द से विक्रम के मुंह से आह निकल गई। बस उसकी इसी आह में पल्लवी की जान निकल गई। फिर अब तक रोक रखा एक आंसू छलक ही गया। विक्रम उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार वो उसके इतने नज़दीक बैठी थी जैसे कोई खूबसूरत सपना सच हो रहा हो। उसकी समुद्र सी गहरी आंखों में आंसुओं का खामोश सैलाब उमड़ा था। उसके गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे। विक्रम के हाथ अचानक ही उसके आंसू पहुंचने के लिए बढ़ गए। आप रो क्यों रही हैं? आपको भी कहीं चोट तो नहीं आई? वो उसकी नाजुक कलाई देखकर बोला। आपको तो आई है ना? उसकी मासूमी पर उसे बेहद प्यार आया। उसका दिल किया कि अभी उसे अपने सीने से लगा ले और उसे बता दे कि क्या बन चुकी है वो उसके लिए। उसने खुद से वादा कर रखा था कि कभी खुद से पल्लवी के करीब नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसने खुद से कोई कदम बढ़ाया तो वो उसे रोकेगा नहीं। विक्रम ने फिर संभलते हुए कहा, आप जाइए, रात बहुत हो गई है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। पल्लवी को ये बात चुभ गई। वो बोली, क्यों? एक कोठे वाली लड़की का भरोसा नहीं? विक्रम को इस बात पर हद से ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और बोला, हिम्मत भी कैसे हुई आपकी ऐसी वाहियात बात अपने खिलाफ? फिर कभी भी बोलने के बारे में सोचना भी मत। आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, बस खुद के सब्र पर नहीं। पल्लवी का चेहरा विक्रम के काफ़ी नज़दीक आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। अचानक ही विक्रम के होंठों पर नज़र पड़ी तो पल्लवी ने अपने दिल को लानत भेजी और फिर जल्दी से उठकर चली गई। विक्रम बस उसे देखता रह गया। कितनी पागल हैं ये, खुद के लिए क्या क्या सोच लेती हैं। खुद को ये तो पता ही नहीं कि दवा लगाते वक्त ही कैसे कांप रही थी और ये अपने इरादों पे शक करेंगी। विक्रम सिर झटक कर सो गया। वहीं पल्लवी को लगा कि उसे नींद आ गई है। वो थोड़ी देर बाद वापस उसके कमरे में चली गई। खिड़की से आती रोशनी से उसका चेहरा और मासूम लग रहा था जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था। पल्लवी उसके करीब गई और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर कर बोली, हम कभी कह ही नहीं पाएंगे कि आप हमारे लिए क्या बन गए हैं। भगवान आपको हर मुश्किल से महफूज रखे। वो वापस जाने ही वाली थी कि जा नहीं पाई और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके चेहरे को हाथों में भर लिया। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने होंठ विक्रम के माथे पर रख दिए। यूं लगा जैसे उसने उसकी रूह छू ली हो। उसे एक बार गले लगाने की चाह थी पर खुद को काबू में करती हुई उठकर चली गई और उसके जाते ही विक्रम ने आंखें खोल ली। वो जगा हुआ ही था। उसने ये एहसास अपने भीतर तक जज्ब कर लिया और मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में चला गया। विक्रम को तो ख्वाब भी अब पल्लवी के ही आने लगे थे। वो अब उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत बनने लगी थी। जहाँ दो दिल एक दूसरे के लिए जीने मरने के ख्वाब देख रहे थे वहीं कोई था इसे उनके आज की ही नहीं आने वाले कल की हर पल की फिक्र सताए जा रही थी। विक्रम की मौसीमा ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके उस आने वाली सारी मुश्किलों और परेशानियों से अवगत करवा दिया था पर विक्रम और राजन अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास में कुछ इस कदर खो गए थे कि उन्हें सही गलत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर वो तो ऐसे नहीं बैठ सकती थी, आखिर माँ थी वो उन दोनों की। तो जब विक्रम नहीं समझ रहा था तब मौसी ने राजन को समझाने की कोशिश की। सुबह राजन के उठते ही वो उसके पास गई। राजन, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती बेटा? उन्होंने चाय पकड़ाते हुए पूछा। मम्मा, सब तो जानती है ना आप, और जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो वो भी कह ही देता हूँ। मुझे नगमा पसंद है और उसी से शादी करूँगा। राजन चाय पीते हुए बेबाकी से कह गया। राजन, ऐसे रिश्ते तय नहीं होते। जानती हूँ तू बड़ा हो गया है और इतना बड़ा कि तुझे अपनी मम्मा के हाँ ना की ज़रूरत ही नहीं। मम्मा, आप बात को गलत ले जा रही हो। नहीं राजन, मेरी पूरी बात सुन। तुझे तो मैं पहले ही जानती थी कि तू मनमोजी है, कुछ भी करेगा। तेरी ज़िंदगी के सारे फैसले तूने ही तो लिए। तुझे मैं आर्मी में भेजना चाहती थी पर तू विक्रम के साथ पुलिस लाइन में गया। तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? अपने अंदर पनपी किसी के लिए सिंपत्ति को प्यार का नाम दे बैठे हो दोनों भाई। मम्मा प्लीज़ ये मत कहिए।
मुझे नगमा पहले दिन से ही पसंद थी। कब कहाँ कैसे मिलते उनसे को हम बोल कोठे पर मिलते थे। अब देख ले, तुझे कहने में ही दिक्कत हो रही है राजन। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों का प्यार झूठा है, बिल्कुल नहीं। जज्बात एहसास सच्चे होते हैं, पर वक्त गलत है बेटा। हम हिंदू हैं और वो अलग धर्म की। बेटा तेरा फ्यूचर क्या है बता ज़रा। उन्होंने अलग दुनिया देखी है, हमने अलग। लोग और समाज ऐसे रिश्ते नहीं अपना पाते। तुझे पता है मेरी गोद में ही था तू जब तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। फौजी थे वो, फ़र्ज़ उनके खून में था। वो अपने बाद तुझे काबिल देखना चाहते थे। बस मैंने भी उनके जाने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ी तुझे कुछ बनाने में। लोग अकेली औरत देखकर जीने ही नहीं देते थे। कैसी नज़रों से देखते हैं, कैसे सवाल उठाते हैं, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर तो विक्रम भी आ गया हमारी ज़िंदगी में। मेरे प्यार और फ़र्ज़ के बढ़ने का भी वक्त आ गया था। बेटा दुनिया इतनी आसान नहीं जितने सरल नज़रिए से तुम नए बच्चे देखते हो। ज़िंदगी के तजुर्बे जानने के लिए माँ बाप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। देख बेटा, नगमा में कोई कमी नहीं, बच्चा, पर वो शादीशुदा भी तो है। फिर दूसरी बात, हमारा समाज दूसरे मजहब की शादी को मंजूरी दे देगा क्या? बता। और पल्लवी वो कोठे पर काम करने वाली है इसीलिए। राजन बोला, नहीं राजन, मुझे पता है एक लड़की के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कैसी ज़िंदगी जीकर आई होंगी। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। मुझे बस अपने बच्चों की फ़िक्र है। और मैं वैसे पेरेंट्स में से नहीं जो अपने बच्चों को सपोर्ट ना करे, प्रेशराइज़ करे। पर बेटा हम भी तो समाज में रहते हैं, तो थोड़ा तो वैसे चलना होगा ना। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने बहुत कुछ देखा है, खासकर मेरे विक्रम ने। बस यही चाहती हूँ कि अब आगे कुछ गलत ना हो। वो कहते कहते इमोशनल हो गई। कुछ नहीं होगा मम्मा, ना मेरे साथ ना भाई के साथ। एवरीथिंग विल बी फाइन। राजन इतना कहकर उनके गले लग गया। तभी विक्रम उठकर आ चुका था। लो माँ बेटे का भरत मिलाप हो ही गया, पर मेरे बगैर ही। विक्रम बेटा ये क्या हुआ? मौसी उसकी चोट देखकर बोली। अरे वो तो उसके कुछ कहने के पहले ही पल्लवी आ चुकी थी। ये हमारी वजह से हुआ है, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्या मतलब? मौसी ने पूछा। मतलब कुछ नहीं, जो आपके साथ गलत करते हैं माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए आपसे। विक्रम ने मौसी को रात वाली बात बता दी तो उनका मन और ज़्यादा घबराने लगा। विक्रम एक पुलिस वाला है, फिर भी एक लड़की के आसपास रहने से वो कमज़ोर कैसे पड़ गया? पल्लवी उसकी कमज़ोरी है? नहीं, फिर तो इन दोनों का कोई मेल ही नहीं। हम सफ़र ऐसा हो जो उसकी हिम्मत बने, तब तो बात बने। कमज़ोरी तो कोई भी बन सकता है। मौसी सोच में पड़ गई थी। मौसी माँ ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा चलिए जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, हमें मुंबई के लिए वापस निकलना भी तो है। कल तो छोटी जीत थी, सेलिब्रेट हुई थी, अभी तो आगे का रास्ता बाकी है ना। विक्रम ने कहा। उसके जाने की बात सुनकर पल्लवी का दिल बैठ गया। वो बिना कुछ कहे ही चली गई। विक्रम को समझ आ गया था, वो भी फ्रेश होने का कहकर चला गया। पल्लवी उसके लिए चाय बना रही थी। राजन मौसी के साथ था और नगमा अपने कमरे में थी। मौका देखकर विक्रम पल्लवी के पास चला गया। वहां जाकर देखा तो उसे शरारत सूझी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आप मेरे ख्यालों में इतनी खो गई हैं कि आपने चाय बना ली पर गैस ऑन ही नहीं किया। अचानक अपने कानों में विक्रम की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही सकपका गई। उसकी सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। विक्रम अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोलिए। वो जल्दी से जाने लगी तो उसने रोक लिया। दवा के रूप में वो मिले जो आपने कल रात को दिया तो विक्रम रघुवंशी किसी से भी पिटने को भी तैयार है। आवाज़ में शरारत थी। वो अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर बड़ी अदा से मुस्कुरा रहा था। स्लेब से टिक कर खड़ा वो अब भी पल्लवी को ही देख रहा था। उसका यह दिलकश अंदाज पल्लवी का दिल धड़का गया। पल्लवी की सांसें ही अटक गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विक्रम को ये बात पता है। उसे तो कल लगा कि वो सो गया था, तभी तो वो गई थी उसके पास। पर अब जब उसने बेपरवाह होकर उस बात का जिक्र कर दिया तो उसकी आंखें भी उठ नहीं पा रही थी। शर्म के मारे बोझिल हो चुकी थी। उससे कुछ कहने को नहीं बन रहा था। फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए वो बोली। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? यही तो उसने गलती कर दी। विक्रम अब अपने हाथ सीने पर बांधकर बोला। जी, मैं किसके बारे में ही बात कर रहा हूँ? वो एक लफ्ज़ पर कुछ ज़्यादा ही जोर लगाकर बोला। उसकी बातों से वो बेचैन हो गई। चेहरा सुर्ख हो गया। विक्रम पुलिस वाला था, उससे सवालों में जीत पाना मुमकिन नहीं था। वो बस इतना कहकर भाग गई। हमें इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। विक्रम पीछे से कहता ही रह गया। आपकी भाषा में जो आप समझे वही। फिर बालों में उंगलियां फिराकर मुस्कुराने लगा। वो किचन से जाने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया और कप में चाय छान ली जो अब तक बनी ही नहीं थी। पर आज उसे वो चाय किसी खास चाय से भी ज़्यादा स्वाद लगी थी, क्योंकि वो पल्लवी ने उसे ख्यालों में रखते हुए जो बनाई थी।
उन दोनों को आज वापस लौटना था, बहुत से काम अब भी बाकी थे। विक्रम और पल्लवी का इश्क जहां परवान चढ़ने लगा था, वहीं नगमा की फिक्र बढ़ने लगी थी, क्योंकि बीती रात को राजन ने भी उससे उसके सवाल का जवाब मांगा था। वो चाहकर भी उसको हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने राजन और उसकी मम्मा की बातें सुन ली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे खुश नहीं होंगी अगर नगमा उनके घर की बहू बनेगी। जाहिर सी बात है, भावनात्मक होना एक तरफ है, पर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इन रिश्तों को ना तो कभी मंजूरी मिलती है और ना ही मंजिल, भले ही लड़का कितना ही अच्छा हो। पर आसपास के लोग हर दिन हर पल ये बता ही देंगे कि एक कोटे वाली लड़कियां किसी घर की इज्जत नहीं बन सकती। बात बहुत कड़वी ज़रूर है, मगर यही सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। पल्लवी भले ही भावनाओं में बह रही थी और विक्रम के साथ ज़िंदगी बिताने के ख्वाब बुन रही थी, मगर ये इस जन्म में कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। नगमा ने पल्लवी से बात करने की कोशिश भी की, पर फिर सोचा विक्रम राजन के यहाँ से जाने के बाद पूरी बात समझा देगी, और उसे यकीन भी था कि वह समझेगी। वे दोनों चले गए। विक्रम का दिल मान ही नहीं रहा था पल्लवी को हर बार अकेला छोड़ने को। उसका बस चलता तो वो उसे अपने साथ रख लेता, पर अपनी सीमाओं को लांघकर वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो जा ही रहा था कि पल्लवी उसे देखती रही। वो हर बार उसे दरवाजे तक छोड़ने ज़रूर आती थी। विक्रम रुका, अपना ख्याल रखिएगा, विक्रम ने मुड़ते हुए कहा। पल्लवी भी यही कह रही थी। फिर बोझिल कदमों से वो चला गया, क्योंकि अब पीछे मुड़कर खुद को कमज़ोर करने का वक्त नहीं था। वे सुबह सुबह निकल गए और सीधे ड्यूटी पर पहुंच गए। वहाँ एएसपी सर भी मौजूद थे। विक्रम को उन्हें देखकर उस दिन मधु की कही बात याद आ गई। आई होप विक्रम तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसने बात ही बदल दी और देह व्यापार वाले केस के बारे में कहने लग गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए ताई अबरार और रघुनाथ को बैठा रखा था। विक्रम ने सर को भी सब बताया था। सर, मिशन सक्सेसफुल, मुंबई का सबसे बड़ा देह व्यापार पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बयान भी दे दिया है। अब बस इनकी मुख्य कड़ी मिलने की देर है, जल्दी उन तक भी पहुंच जाएंगे। विक्रम पूरे जोश के साथ बोला। जाने क्यों, पर यह सब सुनकर सर को कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि उनकी शक्ल पर चिंता की लकीरें उभर आई और माथे पर पसीने की बूंदें छलक गई। वो कहने को तो कुछ और ही आए थे, पर फिर अचानक विक्रम को शाबाशी देकर बिना मुजरिम को देखे ही चले गए। राजन को ये सब अटपटा लगा, पर वो उसे नज़रअंदाज कर कमल के साथ काम पर लग गया। तरुण काफ़ी छुट्टियों के बाद आज लौट आया था और उसके बाद में मधु भी आ गई थी। वो सीधे विक्रम के केबिन में चली गई और उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। विक्रम इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तो वो मधु के साथ लड़खड़ा गया। मधु टेबल पर थी और विक्रम उस पर हल्का सा झुका हुआ था। उसी मौके पर किसी ने खिड़की के बाहर से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली। विक्रम झटके से उठा और मधु को खुद से दूर कर दिया। मधु, वो जोर से चिल्लाया, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आई कांट टॉलरेट देम, गेट आउट नाउ। वो उसे धकेल कर बोला। क्यों, अब तुम्हें किसी और की नज़दीकियां भाने लगी हैं क्या? वो वापस आती हुई बोली। विक्रम उसकी बकवास बातों पर उससे बहस नहीं करना चाहता था, तो वह चुपचाप खड़ा था। तुम्हें समझ नहीं आता कितना प्यार करती हूँ तुमसे, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। डैड ने भी कहा था ना उस दिन, पर तुम तो ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं हूँ ही नहीं। मेरा प्यार दिखता नहीं तुम्हें? वो उसका कॉलर पकड़कर आंखों में आंसू भरकर बोली। प्यार नहीं, पागलपन है ये, और तुम सबसे बड़ी पागल हो। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपना कॉलर छुड़ाकर उसे दूर छटक कर कहा। मधु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, तो वो अपना आपा खो बैठी और विक्रम से कोई भी उल जलूल सवाल करने लगी। फिर किसमें इंटरेस्ट है? 1 सेकेंड, मुझे तो तुम्हारे मर्द होने पर ही शक है। जब देखो राजन, कमल और तरुण के साथ ही चिपके रहते हो। कैसे दूर भागते हो लड़कियों के नाम से भी। यहाँ पुलिस स्टेशन में मैं हूँ और भी ना जाने कितनी ही लड़कियाँ हैं, पर तुम तो किसी को घास नहीं डालते। क्या चक्कर? उसकी बात पूरी होने के पहले ही विक्रम ने उसे करारा थप्पड़ मार दिया और उसकी बाँह पकड़कर बोला। पहले तो तुम और तुम्हारी बेहूदी हरकतों पर घिनी आती थी, पर आज तो तुमने ऐसी बात कहकर यह भी साबित कर दिया कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। एक लड़की होकर ऐसी सोच, शर्म नहीं आती? छी! असल मर्द होने के लिए अगर किसी लड़की को छेड़ना या फ्लर्ट करना होता है तो ठीक है, नहीं हूँ मैं। अब खुश निकलो यहाँ से अभी। झूठ, बिल्कुल झूठ। फिर वो लड़की कौन थी जो उस रात यहाँ आई थी पुलिस स्टेशन? ये सब पता चल गया है। विक्रम पल्लवी के जिक्र भर से ही सख्ते में आ गया था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि किसी को भी पल्लवी का पता चले। वो ना चाहकर भी खामोश रहा, पर मधु उससे सब उगलवाने ही आई थी। बोलो, उस कोठेवाली के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? विक्रम को अब बेशुमार गुस्सा आया। वो जोर से बोला। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज मिस मधु राठौर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप एक लड़की हैं। रही बात उनकी,
तो आई लव हर और कुछ सुनना है, अब दफा हो जाओ यहाँ से, वो तेज आवाज में गरजा। मधु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम उसे नापसंद कर ऐसी लड़की को पसंद करेगा। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो दंदनाती हुई बाहर निकली और किसी को फोन मिलाकर मिलने को आने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ पल्लवी ना चाहकर भी विक्रम के प्यार में पड़ चुकी थी। वो जानती थी उसका उसके साथ कोई कल नहीं, पर दिल को कौन समझाए। वह तो उसी के लिए धड़कना जानता था, उसी की यादों में तड़पना चाहता था। विक्रम के दूर जाते ही उसकी कमी महसूस होने लगी थी। उसका शरारती अंदाज उसे उसकी तरफ खींचने लगा था। एक अनजानी सी डोर में बंधने लगी थी वो। उसके साथ विक्रम के कमरे में जाकर उसकी नामौजूदगी में भी मौजूदगी महसूस करने लगती। उसके कपड़ों को छूकर उसकी खुशबू महसूस करती। उसकी तस्वीर देखकर उससे वो बातें करती जो उसके सामने नहीं कर पाती थी। उसने इस बार तय कर लिया था कि विक्रम को अपना हाल दिल बता ही देगी। अब उससे दूरियां गवारा नहीं थी। नगमा ने उसे ये सब कहते सुन लिया था। उसने बिना देरी किए दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। पल्लवी बिल्कुल ही शर्मा गई। उसने सोचा नगमा को क्या कहेगी। अभी हम पल्लवी, हमें यहाँ से जाना होगा, इस घर से, इस शहर से, इन लोगों से बहुत दूर। वो पल्लवी का सामान जमाते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? उसे सुनकर धक्का सा लगा। क्यों दिल लगा बैठी तू विक्रम से, या उससे दूर नहीं जाना चाहती? वो बेबाकी से पूछ बैठी। आपा, वो अचानक इस सवाल पर बेयकीनी से उसे देखती रह गई। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ये जो बदले जज्बात है ना, उन पर काबू पा ले। शादी, पति, बच्चे, घर, ये सब हम लोगों के नसीब में नहीं होता। हमें भले ही उस गंदगी से आज़ाद कर दिया गया, पर हमारी ज़िंदगी की काली रातें किसी और के नए सवेरे में आकर उन पर अपना काला साया डालें, ये सही है क्या? आप ये क्या कह रही हैं आप ही? आप भी तो। हाँ, हो गई मुझे भी राजन से मोहब्बत, उसके भोलेपन से, आल्हड़पन से, उसकी मासूमियत से। पर इन सब का फ़ायदा कैसे उठा लूँ? ये मैं कह रही हूँ, फिर भी कितनी तीखी बातें हैं। फिर बाहर के लोग कहेंगे तो सुन पाएगी? राजन की मम्मी की बातें सुनी मैंने। वो औरत होने के नाते हमारे साथ खड़ी है, पर जब माँ के किरदार में आएंगी तो तू ही बता, वो ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाएंगी जिनका अतीत इतना दागदार है। बच्चा विक्रम और राजन बिल्कुल पागदार शख्सियत हैं। ऐसे बंदे खुदा हर किसी के हिस्से में नहीं लिखते, वे हमारी किस्मत नहीं है। पल्लवी, हम उनकी ज़िंदगी में शामिल हो भी गए तो बदनामी के सिवा उन्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। हमारा जाना ही उनका बेहतर आने वाला कल होगा। अगर आज ठहर गए तो हमारा अतीत उन्हें एक काली ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं देगा। नगमा एक सांस में ही सब कह गई। पल्लवी तो पत्थर हो चुकी थी। उसे तो ये सोचकर ही रूह छोड़कर जा चुकी थी कि उसे विक्रम को छोड़ना होगा। नहीं, जिस्म से रूह अलग होती है कभी। हाँ, करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका आने वाला कल ऐसा होगा कि वो सोच भी नहीं सकती। उसकी नौकरी, उसकी ज़िंदगी, वो खुद बदनामी में जिएंगे। लोग कहेंगे कि एक वेश्या के साथ घर बसाए बैठा है। नहीं, सोचकर ही पल्लवी की आंखें बरस पड़ी थी। आखिर वो क्यों दो पल की खुशी भी नहीं जी पाती? क्यों उसकी ज़िंदगी पर ये दाग लगाए? क्यों खुशियाँ उसके चौखट पर आकर दस्तक देकर यूं ही चली जाती हैं? इससे अच्छा था जब तक कोई उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था, तब तक उसका इन सब से कोई वास्ता ही नहीं था। पर एक बार विक्रम को देखे तो दिल गर्व से भर जाता है और कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो तो वह उसके साथ होगा, हर हाल, हर हालात में। पर यह तो उसकी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? वो सिर पकड़कर बैठ गई। नगमा उसे संभालना चाहती थी, पर वो अभी अकेले ही रहना चाहती थी। उसने उसे बाहर जाने को कह दिया और खुद कमरे में बंद हो गई। अपने आने वाले कल के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो विक्रम के प्यार के रास्ते में उसके नक्श कदम पर चल पड़ी थी, और चलते चलते इतनी दूर निकल पड़ी थी जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। खुशियों में दिनों के बीतने का पता ही नहीं चलता, तो गम में वक्त निकाले नहीं निकलता। यही हो रहा था इन दिनों। विक्रम के आने से हर दिन ही जश्न सा लगता। उसके दूर जाते ही वो गमगीन माहौल उसे काटने को दौड़ता। पहले पहल तो विक्रम यूं ही चला था, पर अब उसके आने की संभावना भी नहीं थी। वहाँ काम बहुत बढ़ गया था। पल्लवी उससे फ़ोन पर बात भी नहीं करती थी। एक दिल तो विक्रम के लिए तड़पता, पर दिमाग नगमा की बातों पर गौर करने के लिए कहता। उन्हें विक्रम के घर रुके 1 महीना होने को था, पर किसी के दिन इतना रुकना भी अच्छा नहीं लगता। मौसी कहती कुछ नहीं, पर नगमा समझ गई थी कि अब यहाँ से जाने की तैयारियां कर ही लेनी बेहतर है। बात यह नहीं थी कि उसका दिल नहीं धड़कता था राजन के लिए। बिल्कुल तड़पती थी वो, क्योंकि उससे वो प्यार मिला था जो अबरार उसका शोहर होकर भी नहीं दे पाया था। पर अब सख्त होकर कदम उठाने का वक्त आ गया था। इधर विक्रम की मेहनत रंग लाई थी। इन्वेस्टिगेशन से जिस्म फरोशी के धंधे के नए गिरोह का खुलासा हो चुका था।
सविता ताई की जुड़वा बहन बबीता ताई ही इस धंधे की मुख्य कड़ी थी, जो हूबहू उनके जैसी दिखती थी। तभी तो उनके हिस्से का काम कभी वो करती और किसी को शक ही नहीं होता। उसी ने ये सारा काम शुरू किया और आगे बढ़ाया था। उन्हें पता था यहाँ एक ही जगह पर दोनों का रहना सही नहीं था, तो उन्होंने सविता ताई को यहाँ होटल की आड़ में कोटा चलाने को कहा और खुद तस्करी करने लगी। वही लड़कियों को खरीदकर उनके पास भेजती थी। अब बड़ी मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद वो भी पुलिस की हिरासत में आ चुकी थी। ताई के द्वारा ही उन तक पहुंचने का रास्ता मिला था। अबरार ने ही आखिर हार कर उनके रहने का अड्डा बताया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बुराई की उम्र ज़्यादा नहीं होती। किसी ना किसी दिन सच सामने आना ही था। उनकी भलाई इसी में थी कि वह खुद ही सच उगल दें, नहीं तो मारपीट में ही उसकी जान चली जाएगी। इतना खौफ हो गया था उनमें विक्रम का। अब बबीता ताई से पूछताछ बाकी थी। कोटे की सारी लड़कियों के बयान दर्ज हो चुके थे। जूही, रानी, शीला, मुन्नी, चमेली, सभी ने यहाँ तक पहुँचने की अपनी अपनी कहानी बता दी थी, जिसे सुनकर हर कोई भावुक ज़रूर हुआ था। उन लड़कियों की अब तक की जिंदगियाँ आसान नहीं थी, खासकर उनमें शामिल छोटी बच्चियों की। उन्हें अनीता और भारती ने संभालते हुए उनसे बयान लिखवाए थे। हर किसी के दर्द की कहानी आंसुओं की साय से लिखकर तड़प के पूर्ण विराम पर ही आकर रुकी थी। अब नगमा और पल्लवी के बयान भी बाकी थे, क्योंकि ताई ने सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के जरिए कमाया था। विक्रम को अब जल्द से जल्द उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन लाकर औपचारिक तौर पर बयान करवाने थे। पास ही में तरुण खड़ा था। उसने भी सारी बातें सुनी थी और किसी को फ़ोन मिलाकर वह वहाँ से चला गया। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। अगले दिन कालिया की गैंग की भी कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। उनके अब तक के सारे गलत कामों में उन्हें दोषी पाकर उन पर अलग अलग धाराएं लगाई गई थी और सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने ड्रग, शराब, गांजा जैसी चीज़ों की गैर कानूनी तरह से धंधा किया और उन पर चोरी के भी इल्ज़ाम लगाए गए थे। पहले आरोपी कालू को लड़कियों की तस्करी और उन्हें खरीदने बेचने से लेकर उनके साथ बलात्कार करने के जुर्म की अलग अलग धाराएं लगाई गई। उसके साथ ही उसे रघुनाथ के साथ मिलकर पल्लवी को अगवा कर खरीदने और उससे ज्यादती करने की कोशिश के लिए भी सजा सुनाई गई। रघुनाथ पर भी यही धाराएं लगाई गई। दूसरे आरोपी लीलन को शराब अवैध के धंधे के लिए और तीसरे आरोपी यादव को अब तक की गई तमाम चोरियों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। फिर विक्रम ने उनके केस में नया मोड़ देते हुए बयान दे दिया कि उन्होंने माधुरी का रेप किया था और फिर ये फरार हो गए। केस पुराना ज़रूर था, पर एक एसीपी की हैसियत से उसकी सारी बातें सुनी गई। केस रीओपन हुआ और उसके अब तक के इकट्ठे किए गए सबूत भी मद्देनज़र रखे गए। उनमें भी वो दोषी पाए गए थे। उन पर बलात्कार का केस भी अलग से दर्ज हुआ और अलग से सजा का प्रावधान रखा गया। आज विक्रम के दिल को सुकून मिला था। आखिर आज उसकी बहन को इंसाफ जो मिला था, वह तो अदालत में ही भावुक हो गया। वहीं तीनों मुजरिमों को हैरत थी कि आखिर ये है कौन और उस रेप केस को अब कैसे उजागर कर रहा है। उन्हें ले जाते वक्त कालिया ने उससे पूछा भी था। तब विक्रम ने उसे तमाचा मारकर बताया, बहन थी वो मेरी, माधुरी रघुवंशी, जिसे तुम लोगों ने कुत्ते की तरह मेरी आंखों के सामने नोच डाला था। शर्म नहीं आती किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालते हुए? कलेजा नहीं घबराता कि कल तो तुम लोगों की बहनों के साथ ऐसा हुआ, तब क्या होगा? डर नहीं लगता इतना घटिया काम करने को सोचकर भी? और तो और उसे अंजाम भी दे चले। जिस हैवानियत को पूरा करने के बाद खुद को मर्द समझते हो, असल में नामर्द हो तुम और वो सब लोग जो एक औरत की रजामंदी के बगैर उनके साथ ऐसे घटिया काम करते हैं। अरे मर्द बनना ही है तो पहले औरत की इज्जत करना सीखो, फिर वो खुद तुम्हें नायाब मर्द होने का दर्जा देगी। विक्रम अपना आपा खो बैठा था। उसे उन तीनों दरिंदों को याद करते ही उस दिन की दरिंदगी भी याद आ गई, जब माधुरी उसके सामने उस हालत में थी कि कोई भी भाई उसे वैसे देख पाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे में वो बेबसी, लाचारी क्या होती है, वो विक्रम को भीतर तक महसूस हुई थी और खुद को हर रोज़ हर घड़ी धिक्कारता था। वो उस दिन से एक अलग ही विक्रम बन गया था, जो बेहद भावुक और कमज़ोर हो गया था। और हो भी क्यों ना, अपनी बहन को अपनी बेबसी की वजह से जो खोया था, उसके लिए कुछ न परखवाने का गिल्ट उसे जीने नहीं देता था। वो इसके दर टूट चुका था कि अपने काम और फ़र्ज़ को भी सही से नहीं कर पाता था। लोग उसे कमज़ोर समझने लगे थे। आज उसके गुनाहगारों को सज़ा मिली है तो विक्रम को यूं लगा जैसे माधुरी उसे देख रही है और मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कह रही है। साथ ही उसकी माँ भी उस पर गर्व महसूस कर रही है। विक्रम सही मायने में आज गम से मुक्त हुआ था। माधुरी को बचाना पाने के गम से, एक भाई के फ़र्ज़ को निभाने में नाकाम रहने के दर्द से, अपनी बहन की दर्दनाक मौत के कर्ज से उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। वो आंसू पोंछता हुआ बाहर निकल आया और आकर चश्मा चढ़ा लिया और कैप पहन ली। उसने दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर दिखाना छोड़ दिया था।
उसे अपना दुख कम करने और अपने आंसू रोकने के लिए एक ही कंधे की ज़रूरत थी, और वो थी पल्लवी। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, सब कुछ ही खो दिया था। अब जब ज़िंदगी जीने की वजह मिली है तो वह उसे दूर नहीं जाने दे सकता, बल्कि अपने इश्क का इजहार कर उसे और करीब कर लेना चाहता था। वो सीधा पल्लवी से मिलने के लिए मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। पल्लवी अपने दिल को समझा चुकी थी, फिर दिल भी तो बच्चों की तरह ही होता है। जितनी जल्दी खफा होता है उतनी जल्दी मान भी जाता है। वो अब अपना सामान जमा रही थी। जब किसी की भलाई की खातिर किसी से दूर जाना पड़ता है तो ये फैसला दिल खुशी खुशी लेता है, उस शख्स को अपने जहन में याद करते हुए। पल्लवी भी विक्रम को ही याद कर रही थी। एक लड़की सबको भूल सकती है, मगर उसे कैसे भूल जाए जिस शख्स ने उसे इतनी इज्जत दी हो। फिर पल्लवी उस माहौल से थी जहाँ पर इज्जत नाम का शब्द किसी ने सुना ही नहीं था। विक्रम उसकी ज़िंदगी में आया तब उसे समझ आया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए बेमतलब की परवाह करना भी जानता है। इज्जत तो उसी से मिली थी जिस्म के खुले धंधे होने वाले माहौल में। एक विक्रम ही तो था जिसने पल्लवी को दुपट्टा तोहफे में दिया था। भले ही वो कितना ही कामकाजी था, पर वक्त जैसा कीमती तोहफा भी वही लाया था। फिक्र और परवाह की सौगात भी तो उसी ने दी थी। उसकी बेरंग जिंदगी में रंग उसी ने तो भरे थे। और तो और उसकी अब तक की जिंदगी के तमाम दुख भरे पलों को सुनहरे पलों में विक्रम ने ही तब्दील किया था। पल्लवी पलट कर पहुंच गई उन दिनों में जब उसकी सूनी बेजार पड़ी जिंदगी में इश्क ने दस्तक दी थी। वो भले ही लाख दिल के दरवाजे बंद करके बैठी रही, पर विक्रम उसके मन के झरोकों से दबे पांव अंदर चला आया था। आते ही उसे अपना हमदर्द मान लिया था। पल्लवी अपनी ही सोच में गुम थी, तभी किसी की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। ग्रेट, अच्छी गलतफहमी पाल रखी है तुमने पल्लवी। पीछे तालियों की आवाज़ सुनकर पल्लवी मुड़ी तो सामने एक लड़की खड़ी थी। ये मधु थी। उसने जब पल्लवी को देखा तब पल के झपकाना भूल गई। वाकई वो कभी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाला नज़र हटाना ही भूल जाए। गोरा चांद सा चमकदार चेहरा, झील सी गहरी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों से सुर्ख होंठ, खुले कमर तक लहराते काले बाल। साधारण सलवार कमीज में भी वो गजब ढा रही थी। पर फिर जब याद आया कि विक्रम इसी की वजह से उसे भाव नहीं देता तो वो गुस्से से भर गई। आप कौन? और यहाँ पल्लवी किसी अनजान को देखकर डर गई थी। मैं मधु राठौड़, विक्रम की फियांसे। ओप्स, तुम्हें इंग्लिश थोड़ी आती होगी। लेट मी एक्सप्लेन, हमारी सगाई होने वाली है। मधु साफ झूठ कह गई। इतना सुनकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सगाई? हाँ, तुम्हें नहीं पता, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पुलिस स्टेशन में एक साथ ही काम करते हैं। पल्लवी को अब याद आया एक रोज़ विक्रम की शर्ट पर मिला वो लिपस्टिक का निशान। मतलब ये वही थी, पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। क्या हुआ, ट्रस्ट नहीं मेरी बात पर? 1 सेकेंड कहकर उसने मोबाइल निकाला और पल्लवी के सामने कर दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और सामने जो दिख रहा था उस पर यकीन करने से मना कर रही थी। एक तस्वीर में विक्रम मधु पर बेहद झुका हुआ था, दूसरी में उसने विक्रम को कॉलर पकड़कर अपने करीब कर रखा था। ये वही तस्वीरें थी जो पुलिस स्टेशन में किसी ने जानबूझकर ली थी। ये देखकर उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थी। मधु हंसकर बोली, बस यही तो आदत है तुम जैसी लड़कियों की। और तुम हो कौन? विक्रम के घर में कैसे रह रही हो? वो लाए थे हमें यहाँ, पल्लवी सहमी सी आवाज़ में बोली। ओह माय गॉड, उसकी अच्छाई तुम्हें भी ले डूबी। अरे ऐसा ही है मेरा विक्रम, किसी भी राह चलते की मदद कर देता है, पर तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। वो उसकी बाँह पकड़कर बोली, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा। ओह शट अप, जस्ट शट अप, यू चीप बार डांसर्स, कोठे पे काम करने वाली लड़की हो और कहती हो कुछ नहीं किया, तुम्हारा तो काम ही बिस्तर। उसके कहने के पहले ही पल्लवी का हाथ उठ गया। वो चिल्लाई, आप होती कौन है हमें सही गलत बताने वाली? कोई हक नहीं आपको हमारे खिलाफ कुछ भी कहने का। यू बिच। मधु ने उसका हाथ मरोड़ दिया। विक्रम को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, मेरा है वो, सिर्फ मेरा। फिर वो उसे आईने के सामने खड़ा करती हुई बोली, लुक एट यू, देखो खुद को, औकात क्या है तुम्हारी? एक धंधे वाली लड़की। और विक्रम को देखो, एक पुलिस वाला, और वो भी विक्रम रघुवंशी। कहाँ महल है तुम दोनों का? अगर वो तुम्हारे हुस्न के जादू में पड़ भी गया ना तो ये समाज वाले ना यूं यूं सामने चुटकियां बजाकर बोली, सारा नशा उतार देंगे उसका। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोग ये सपने में भी कैसे सोच लेती हो कि विक्रम रघुवंशी जैसा बंदा तुम्हारी किस्मत में हो सकता है। इश्क करना ही था तो पहले अपनी औकात तो देख लेती। तुम्हारे साथ उसका कोई कल नहीं है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए। इसलिए पहली और आखिरी वार्निंग देकर जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट डेट, टू बी कंटिन्यूड।